हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए मेथोडोलॉजी एंड फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। देखिए, इकोनॉमिक्स में दो तरह की मेथोडोलॉजी होती है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। ये दो तरह की मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस की। देखिए, दो तरह के इकोनॉमिक एनालिसिस तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस, शॉर्ट रन एनालिसिस एंड लॉन्ग रन एनालिसिस। इस वीडियो में हम सभी कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको रिवीजन के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए बात करते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथोडोलॉजी। यहाँ पर हम इंडक्टिव मेथोडोलॉजी ले लेते हैं एक साइड पर, और दूसरी तरफ डिडक्टिव मेथोडोलॉजी ले लेते हैं। तो देखिए, इंडक्टिव से आप ध्यान रखिए न्यूटन को। न्यूटन, इसको अलग अलग करके नोट्स में लिखना आप। न्यूटन को याद रखिए। न्यूटन से क्या याद रखना है? न्यू थ्योरी। न्यू थ्योरी, तो न्यूटन ने थ्योरी दी थी ना ग्रेविटी की, एक नई थ्योरी दी थी। उसने क्या देखा? उसके सिर पर एक एप्पल गिरा, तो उसने ये मान लिया कि दुनिया की सारी चीजें जब गिरेगी तो वो धरती की तरफ अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है हर एक चीज के ऊपर। तो उसके ऊपर तो एक ही सेब गिरा था, लेकिन उसने उस चीज को जनरलाइज कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक चीज से जनरल थ्योरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे डॉग हैज 4 legs, cow has 4 legs, lion has 4 legs। ये सभी क्या है? एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स है। डॉग हैज 4 legs, cow has 4 legs, lion has 4 legs, सभी के 4-4 पैर होते हैं। तो हम एक जनरल थ्योरी क्या दे देते हैं? ऑल एनिमल्स हैव 4 legs। तो ये हमने एक जनरल थ्योरी दे दी। तो हमने क्या किया? स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रही है, ठीक है। वहीं डिडक्टिव में क्या होता है? डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की बात करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की बात करते हैं। जैसे ऑल ह्यूमंस हैव 2 legs, ऑल ह्यूमंस हैव 2 legs, सभी लोगों के 2 पैर होते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, जनरल थ्योरी हो गई। यहां से हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देते हैं कि राम इज अ ह्यूमन। तो हमने एक स्पेसिफिक चीज की बात करी, राम इज अ ह्यूमन। तो एक स्पेसिफिक कंक्लूजन या स्पेसिफिक वेरिफिकेशन हमारे पास क्या निकल के आएगा? Thus, राम हैज 2 legs। तो देखिए, यहां पे कोई हमने थ्योरी क्रिएट नहीं करी है, नई थ्योरी क्रिएट नहीं करी है। जनरल चीज को लेके चलते हैं, उससे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ऑल एनिमल्स हैव 4 legs, ये तो क्या हो गया? एक नई थ्योरी हमने दी है, न्यू थ्योरी, ठीक है, एक नई थ्योरी दी है। और डिडक्टिव में हमारे पास कंक्लूजन आया, दस राम हैज 2 legs। ये हमने थ्योरी नहीं दी है, एक थ्योरी को वेरीफाई किया है। क्या किया है? थ्योरी को वेरीफाई किया है। फिर क्योंकि हम यहाँ पे एक नई थ्योरी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको इंडक्टिव मेथोडोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ डिस्कवरी। मेथड ऑफ डिस्कवरी, मेथड ऑफ डिस्कवरी। और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी में हम थ्योरी को वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ वेरिफिकेशन।
मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। इंडक्टिव को हम कहते हैं अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट्स। अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट्स क्यों? क्योंकि हम नई चीजों के बारे में सोच रहे हैं। और डिडक्टिव को कहते हैं डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट्स। तो ये हो गया अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट्स और ये हो गया डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट्स। ये हो गया डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट्स। ठीक है, अब इंडक्टिव मेथोडोलॉजी और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी जो भी आप चूज करते हो उसके कुछ फिक्स स्टेप्स रहते हैं। तो उन स्टेप्स को हम देखते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, एक स्पेसिफिक चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके अंदर पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है। पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके फिर हम एक थ्योरी क्रिएट करते हैं, जनरल कंक्लूजन देते हैं। ये हो गए इंडक्टिव मेथोडोलॉजी के स्टेप्स। अगर डिडक्टिव की बात करें तो डिडक्टिव मेथोडोलॉजी में स्टेप्स क्या रहेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी तो रहती है। ठीक है, तो हम सेलेक्ट क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। कोई डेफिनेट चीज है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको टेस्ट करके देखेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे। तो वी सेलेक्ट द प्रॉब्लम। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसी के बेस पर हम कोई ना कोई अजम्पशन बनाते हैं। उस अजम्पशन को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जिस भी अजम्पशन को हम टेस्ट करने वाले हैं उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। और टू बी स्पेसिफिक नल हाइपोथेसिस हम उसे कहते हैं, बट आप अभी इतना ही लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट किया जाता है तभी तो हम कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है। डेटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ कलेक्ट करने से तो काम बनेगा नहीं, उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। तो आता है नेक्स्ट स्टेप, एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा, और लास्ट में हम हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। और स्पेसिफिकली बताएं कि वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट नहीं करते, वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, या फिर वी डू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। बट इतना टेक्निकल जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो थोड़े हाई लेवल की चीज है। तो चलिए, ये डिफरेंस था इंडक्टिव मेथोडोलॉजी और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट रन एनालिसिस और लॉन्ग रन एनालिसिस। So now let's discuss about short run analysis and long run analysis. तो देखिए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को आप पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करना है और आपने एस्टिमेट किया कि उसके अंदर आपको 96 आवर्स का टाइम लगेगा। अब आप गए कश्मीर से कन्याकुमारी तो आपको 96 की जगह 100 आवर्स का टाइम लग गया। तो आप क्या मानोगे कि ठीक है, ज्यादा लॉस नहीं हुआ, सिर्फ 4 घंटे ही ज्यादा लगे। तो 4 घंटे यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम पीरियड हो जाता है कि ज्यादा लेट नहीं हुई। बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट को चेंज करते हैं, आप दही जमा रहे हो और 6 घंटे बाद आपको वो दही फ्रिज में रखना है और आप भूल गए, सो गए, तो मम्मी से डांट सुनने को मिली वो अलग, और दही का और नुकसान हो जाएगा। 6 घंटे की बजाय अगर 10 घंटे बाद आपने उसको फ्रिज में रखा तो दही खट्टा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमें समझ में आता है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन हम ऐसे डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता सकते, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होगा, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है इसकी।
तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अक्सर प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, तो वो चीज हम यहाँ देखते हैं प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अब प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में शॉर्ट रन में किस तरह की चीजें होंगी और लॉन्ग रन में किस तरह की चीजें होंगी। देखिए, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स तो फिक्स होंगे, फिक्स फैक्टर्स, और कुछ फैक्टर्स होंगे वेरिएबल फैक्टर्स। आप कोई मशीन खरीदते हैं तो वो मशीन भी आपके लिए फिक्स हो जाएगी और उस पे जो लेबर काम कर रही है वो आपके लिए वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपकी कपड़ों की फैक्ट्री है जिसमें आपके पास 10 मशीन्स खरीदी हुई है। अब उस मशीन आप खरीद चुके हो, वो आपके पास रखी हुई है, आपके पास आगे से ऑर्डर आता है कि किसी दिन आपको 100 कपड़े बनाने हैं, किसी दिन 50 कपड़े बनाने हैं, तो इस तरीके से ऑर्डर आता है और एक लेबर 10 कपड़े बना सकता है। तो जिस दिन आपके पास 50 का ऑर्डर आएगा आप 5 लेबर को हायर करोगे, जिस दिन 100 का आ गया आप 10 लेबर को हायर करोगे, जिस दिन 70 का आया आप 7 लेबर को हायर करोगे, इस तरीके से। तो फिक्स फैक्टर्स तो क्या हो गए, मशीन जो 10 आप खरीद चुके हो वो तो आपके पास है ही। वेरिएबल क्या है, लेबर। वेरिएबल क्या है, लेबर। तो क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की बात करते हैं कि आपके पास 10 मशीन रखी हुई है। लॉन्ग रन में मानते हैं कि एक ऐसा टाइम आया ग्रोथ के साथ, 10 साल बाद आपकी फैक्ट्री काफी अच्छी चल रही है, आपके पास ऑर्डर्स डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मान लीजिए रोज 200 250 इस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मशीन्स भी नहीं खरीद लेंगे। आप सिर्फ 10 ही मशीन्स क्यों रखेंगे, आपके पास ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है, तो ज्यादा मशीन्स भी खरीद लेंगे। तो यहाँ पे फिक्स फैक्टर्स नहीं होते, सभी फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। फिर वो चाहे मशीन हो, लेबर हो, कुछ भी हो, सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहाँ पे फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, और लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड जहाँ पे कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, सभी फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब भी कोई फर्म एस्टेब्लिश हो रही होती है, कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए इंडस्ट्री लगा रहे हैं, नई इंडस्ट्री, तो हम क्या मानते हैं, शॉर्ट रन मानेंगे टाइम पीरियड या फिर लॉन्ग रन टाइम पीरियड मानेंगे। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप समझिए। देखिए जब आप फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो इनिशियली आपको मशीन्स खरीदनी होंगी, और अगर आप मशीन्स खरीद रहे हैं तो आप लॉन्ग रन में होंगे। ठीक है, एक बार आपने मशीन्स सारी सेटअप कर दी हैं, बस वर्कर्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब आप शॉर्ट रन में एंटर कर जाएंगे, और फिर अलग अलग शॉर्ट रन्स को मिला के फिर एक लॉन्ग रन पीरियड होता है। ये सभी चीजें हम आगे प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है आपका उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की, स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस। तो चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, इसके बाद आपका ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, स्टैटिक एनालिसिस वर्सेस डायनामिक एनालिसिस। तो देखिए ये दो अलग अलग तरह के इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं एनालिसिस, तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किन किन पॉइंट्स पर ये दोनों डिफर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है टाइम। टाइम के बेसिस पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए स्टैटिक एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें हम टाइम के एलिमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या कंडीशन थी, दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या कंडीशन थी, ये हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम मान लेते हैं कि सभी लोग सेटिस्फाइड हैं, प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है, इस तरह की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम टाइम को कंसिडर नहीं करते स्टैटिक एनालिसिस में, लेकिन डायनामिक एनालिसिस में हम टाइम का भी एनालिसिस करते हैं। जैसे इकोनॉमी अगर एक इस पॉइंट पर थी, फिर ये इस पॉइंट पर पहुंची, तो उसको यहाँ से वहां जाने में टाइम कितना लगा, किस टाइम पर इकोनॉमी वहां पहुंची है, ये चीज हम कंसिडर करते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोसेस ऑफ चेंज। प्रोसेस ऑफ चेंज, अभी हमने क्या बात करी कि किस टाइम पर इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या प्रोसेस ऑफ चेंज में हम देखते हैं कि इसका पाथ क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इकोनॉमी गई तो है, लेकिन क्या सीधे सीधे चली गई, या फिर ऐसे जाके फिर गई है, या फिर ऐसे जाके फिर गई है, यूं गई है, किस तरह से गई है, उसका पाथ क्या है वो देखते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं
कि स्टैटिक एनालिसिस एक स्टिल पिक्चर है मार्केट की, उसी जगह डायनेमिक एनालिसिस मूवी है मार्केट की, कि हमें पूरा पाथ देखने को मिलता है कि किस तरह से मार्केट में शिफ्ट्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए इक्विलिब्रियम की बेसिस पर भी हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टैटिक एनालिसिस में क्या होता है, इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम में थी, फिर दोबारा सेकंड पिक्चर में वो दूसरे इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। तो सिर्फ इक्विलिब्रियम की स्टडी है, एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी कैसे पहुंची, सिर्फ इक्विलिब्रियम की स्टडी है। वहीं डायनेमिक एनालिसिस में, क्योंकि हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि उसका पाथ क्या है, इकोनॉमी यहाँ से वहां किस तरह से पहुंची, किस पाथ से पहुंची है, तो इक्विलिब्रियम के साथ साथ डिसइक्विलिब्रियम की भी स्टडी है। क्योंकि इक्विलिब्रियम यहाँ है, इसके बीच में इकोनॉमी जब जा रही है, इस तरह से शिफ्ट हो रही है इकोनॉमी, तो तब हम डिसइक्विलिब्रियम की भी स्टडी इसमें करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस में करते हैं। और लास्ट चीज, स्टडी ऑफ रियलिटी। स्टडी ऑफ रियलिटी, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें रियलिटी किसमें ज्यादा शो हो रही है, स्टैटिक एनालिसिस में या डायनेमिक एनालिसिस। रियलिटी का पता हमें डायनेमिक एनालिसिस से चल जाता है कि तो स्टडी ऑफ रियलिटी जो है डायनेमिक एनालिसिस में हमें ज्यादा अच्छे से रियलिटी को स्टडी करने का मौका मिलता है। तो चलिए यहाँ पे आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। इस लेक्चर के सभी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल